हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो मिस्टेक्स जो नोटिस की है मैंने और जो मुझे फीडबैक में पता चला है कि हम में से कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी जीएसटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं मिल पाई है। तो अभी आप कर लोगे, लेकिन जीएसटी में सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा तो आपकी गलती हो या आपका जानबूझ के कोई मिस्टेक कर रहे हो आप, वो छुप नहीं पाएगी। तो अल्टीमेटली रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे या फिर रिटर्न की मैचिंग के टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। एंड गलत डेटा फाइल करना, रजिस्ट्रेशन ना लेना, गलत रिटर्न फाइल करना, दिस इज ऑफेंसेस इन जीएसटी। तो उसके लिए आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना डेटा को ठीक से कंपाइल करें, साथ में वो मिस्टेक्स नहीं करें। सबसे पहली मिस्टेक है कि हम में से काफ़ी लोगों ने अभी तक अपने प्लेस ऑफ सप्लाई जज नहीं किए हैं। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो ध्यान रखो, सेक्शन 12 एंड 13 आईजीएसटी एक्ट के स्पेसिफिकली एक लिस्ट दी गई है जहाँ पे उन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज के अलग अलग बताए हैं। और जहाँ पे आप इस लिस्ट में कवर नहीं होते, वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट। अगर वो रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, रिसिपिएंट मतलब जिसको आप सप्लाई दे रहे हो, सर्विसेज की बात कर रही हूँ, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जो उसका एड्रेस आपके पास है, अगर आपके पास उसका एड्रेस अवेलेबल है, तो अगर एड्रेस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपकी ही लोकेशन आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगाएंगे। लेकिन इनवॉइसिंग के रूल्स में उन्होंने कई जगह कंपलसरी भी किया है कि इस कंडीशन में तो आपको एड्रेस लिखना ही पड़ेगा। तो फिर आप उस समय ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एड्रेस नहीं था क्योंकि मेरे बिजनेस में रिक्वायरमेंट नहीं थी या मैंने लिया नहीं था। तो जहाँ पे इनवॉइसिंग में लेट्स सपोज कंपलसरी है कि 50,000 से ज़्यादा इंटरस्टेट सेल पे आपको एड्रेस लिखना ही है, तो फिर वहाँ तो आपको, क्योंकि एड्रेस लॉ ने कंपलसरी कर दिया देने के लिए, तो फिर यू विल हैव टू कीप द एड्रेस। और फिर एड्रेस के हिसाब से ही आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लगाना पड़ेगा। तो उसको आप प्लीज़ अभी स्ट्रीमलाइन कीजिए। सेकेंड मिस्टेक, कई लोग बिल्स में सिर्फ जीएसटी लिख के चार्ज कर रहे हैं। आप याद रखिए, जीएसटी कोई टैक्स नहीं है, टैक्सेस हैं या तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी। तो आप अगर सिर्फ जीएसटी लिख दोगे तो उसका मतलब आईजीएसटी, क्योंकि आप एक कंसोलिडेटेड रेट लिख रहे हो। लेट सपोज आप 16%, 18% कुछ भी लिख रहे हो, तो अगर आप 18% जीएसटी लिखते हो तो वो कंसोलिडेटेड रेट्स आईजीएसटी की है। अगर आपकी इंटर स्टेट सेल है तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखना है, क्योंकि उतना ही आपको अकाउंट में डिपॉजिट भी कराना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी बारी बारी से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है आपकी सप्लाई में, तो आपको अपने इनवॉइस पे अलग अलग ही मेंशन करना है। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है काफ़ी लोगों के दिमाग में कि मुझे कंपोजिशन लेवी अब जीएसटी में कैसे मिलेगी, क्योंकि माइग्रेट तो हम हो गए। तो ध्यान रखिए, कंपोजिशन लेवी लेने के लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो सीएमपी फॉर्म है यहाँ पे, तो सीएमपी फॉर्म आपको फिल करना होगा, उसको फॉर्मेट ऑलरेडी आ चुका है, तो वो फॉर्म आप फिल करेंगे। साथ में आपको अपने स्टॉक की डिटेल भी देनी है। याद रखिए, अगर आपके स्टॉक में इंटर स्टेट परचेज किया हुआ स्टॉक है तो फिर आप कंपोजिशन लेवी में एंटर नहीं कर सकते माइग्रेशन के टाइम पे, यानी कि अभी आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। आपको पहले नॉर्मल लेवी में आना पड़ेगा उस स्टॉक के साथ, और फिर बाद में आप कंपोजिशन के लिए अप्लाई करोगे। कंपोजिशन के लिए ऑप्शन आपको हमेशा साल के शुरू में चूज करना है और फिर साल भर आपको उसको कैरी करना है। आने वाले सालों में अगर आप कुछ नहीं करते तो आपको कंपोजिशन मिलती रहेगी जब तक कि आप कोई डिफॉल्ट नहीं करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आपको कंपोजिशन मिल सकती है, बट आपको उसके लिए फॉर्म प्रिस्क्राइब जो है वो आपको फिल करने पड़ेंगे विद योर स्टॉक, और कहाँ पे आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो वो भी आपको एक बार देखना पड़ेगा, करंट प्रोविजन के हिसाब से भी और माइग्रेशन के प्रोविजन के हिसाब से भी। सो ये वो इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स थी, इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि अभी जीएसटी नया नया है। तो ये सब थोड़ी हार्डशिप मतलब हम सब लोगों को हो रही है। साथ में रेट सर्च करने में एक प्रॉब्लम है कि रेट कैसे सर्च करें अपने प्रोडक्ट की, और वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कई जगह सेलर अलग रेट बोल रहे हैं और बायर ने उसका अलग रेट चूज किया हुआ है, क्योंकि सेलर ने उसका एचएसएन कोड अलग मैप किया और बायर ने अलग मैप किया। प्लीज़ आप अपने सेलर की और अपने बायर्स के साथ बैठ के, अपने कस्टमर्स के साथ बैठ के फिक्स कीजिए कि आपके प्रोडक्ट का कोड है क्या, और वो आपको फिर मेंशन करना है। देखो, आपको एचएसएन कोड 1.5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर पे ही मेंशन करना है इनवॉइस में, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट की टैक्स रेट है वो आप तभी फिक्स कर पाओगे ना जब आपको एचएसएन कोड क्लियर होगा, क्योंकि एचएसएन कोड वाइज ही तो टैक्स रेट डली है। तो इनवॉइस पे मेंशन करना भले ही 1.5 करोड़ के ऊपर है, लेकिन आपको उसको फाइंड आउट हर केस में करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टैक्स रेट ही एचएसएन कोड पे डिपेंडेंट होगी। तो जब तक आप एचएसएन कोड फाइनल नहीं करोगे, आप उसकी टैक्स रेट करेक्ट कैसे पता लगाओगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में बायर सेलर की इनवॉइस पे, क्योंकि आपको मैचिंग करनी है,
तो मैचिंग फिर कैसे होगी? अगर उसने अलग एचएसएन कोड लिखा है, उसने अलग रेट लगा दिया, आपने अलग लगा दिया, तो मैचिंग नहीं हो पाएगी। तो आज ही आप बैठ के उन सब चीज़ों को मैच कीजिए और इस तरह की मिस्टेक्स, क्योंकि अब रिटर्न में इनवॉइस टू इनवॉइस मैचिंग होनी है, तो इनवॉइस आपके रिसिपिएंट के हर डेटा के साथ में इस तरीके से मैचिंग होगी B2B सप्लाई के केस में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको सिंक्रोनाइज कीजिए, वरना रिटर्न फाइल करने के बाद आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी आपके मिसमैचेस हैं उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, और फिर मिसमैचेस की रिपोर्ट आप देखोगे या दोबारा से अपनी सेल के नए इनवॉइसेस काटोगे, या फिर आप अगले मंथ की रिटर्न फाइल करने का टाइम आ जाएगा तब तक। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से आप इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट नहीं जाए। थैंक यू सो मच अगेन।